क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता? क्या हो अगर आपकी सबसे प्यारी यादें सबसे भयानक सच बन जाएं? एक औरत जो अपने पति की मौत की सच्चाई जानना चाहती थी, पर जो सच सामने आया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस कहानी की मजेदार बात यह है कि ये रियल हॉन्टेड लोकेशन पर फिल्माई गई है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में 4 यंगस्टर्स को दिखाया जाता है, योंगसिक, मूनही, युन और जिनरे, जो कि स्प्रिंग गार्डन हाउस में एक लड़की को ढूंढते हुए आए थे, क्योंकि उनमें से एक ने उसे यहीं आते हुए देखा था। तब उनमें से 3 अंदर चेक करने जाते हैं और योंगसिक बाहर ही रुकता है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसे पकड़ ले। अब उसे यहाँ का मौसम, ये गार्डन अच्छा सा लगता है तो सेल्फी लेने लगता है। तब एक सेल्फी में उसे पीछे एक लड़की नजर आती है, लेकिन पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था और तो और वो लड़की फोटो में से भी गायब हो जाती है। घर के अंदर यून एक बच्चे के रूम में जाती है, फिर उसे अलमारी से कुछ आवाज आती है, लेकिन जब उसे खोलती है तो वहाँ कुछ नहीं था। तब बाहर गार्डन में से उसे आवाज आने लगती है। वो देखती है तो बाहर योंगसिक झूला झूल रहा था बच्चों की तरह। तब उसे भी बाहर एक शैडो दिखाई देती है। वो तो डर ही जाती है। उसी टाइम अचानक से उसके बाल उड़ने लगते हैं। फिर एकदम से मून ही उसे पीछे से पकड़ लेती है, उसे डराती है और वो सच में बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं जिनरे एक डार्क रूम में पहुंचता है जहाँ बहुत सारी फोटोज थी, तो मूनही और यून को आवाज देता है। वो दोनों भी आते हैं। अब यहाँ अंधेरा था और लाइट भी नहीं थी, तो सब फ्लैश लाइट ऑन कर देते हैं। तब जिंजो ये नोटिस करती है कि वहाँ 4 फ्लैश लाइट ऑन थी, जबकि योंगसिक तो बाहर गार्डन में है। तो अब उन तीनों के अलावा वहाँ चौथा कौन है? जिंदे उसे आवाज देता है कि योंगसिक तू है ना, अगर है तो बता, हमारे साथ मजाक मत कर। सामने से कोई जवाब नहीं आता तो वो तीनों अपनी अपनी फ्लैश लाइट बंद कर देते हैं, तो वो चौथा भी कर देता है। इन्हें अब डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी जिनरे जैसे ही उसे देखने के लिए लाइट खोलता है तो उन्हें वहाँ बहुत अजीब सा कुछ दिखाई देता है जो बहुत ही घिनौना लग रहा था। ये देखकर तो सब डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम सूही नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो आधी नींद में थी तो अपने पति चांगसू को पुकार रही थी, लेकिन फिर जब उसे अपने बगल में चांगसू नहीं मिलता तो वो ऊपर देखती है, उसने खुद को मार डाला था। यहाँ से सीन चांगसू के फ्यूनरल पर शिफ्ट होता है। तब वहाँ डिटेक्टिव नाम सोही से मिलने आता है और बताता है कि सब इन्वेस्टिगेशन के बाद यही पता चल रहा है कि चांगसू ने सच में खुद को मार डाला। उन्हें मर्डर का कोई भी साइन नहीं मिला, लेकिन सोही को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि चांगसू ने कोई सुसाइड नोट तक नहीं छोड़ा था। सुसाइड करता तो नोट जरूर छोड़ता। वो तो सोही से बहुत प्यार करता था और तो और मरने से पहले उसने अपने सारे शूज अच्छे से रखे थे। अब ये बात तो डिटेक्टिव नाम को भी अजीब लग रही थी। वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर से शोर सुनाई देता है। फ्यूनरल हॉल के बाहर सोही की बहन हायरन और चांगसू की बहन लड़ रहे थे। चांगसू की बहन का कहना था कि सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ, यानी कि सोही की। वो हमारे भाई के साथ ही तो रह रही थी, तो उसे कुछ पता कैसे नहीं चला कि उसके पति के मन में क्या चल रहा है। वो तो ये एलिगेशन तक लगा रहे थे कि शायद सोही ने उसे चीट किया होगा, तभी उसने जान दे दी। बस इस बात पे हायरन भी चुप नहीं रहती और दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं। ऐसे टाइम पर उन्हें शांत रहना चाहिए था, तो सब ऐसे लड़ रहे थे। सोही को अच्छा नहीं लगता, वो उन्हें रोकने लगती है, लेकिन गलती से उसे धक्का लग जाता है। वो गिर जाती है, लेकिन फिर भी लड़ाई नहीं रुकती, तो वो लड़ाई रोकने के लिए बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन अचानक से उसे ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल से पता चलता है कि सोही का बच्चा अब नहीं रहा। असल में वो प्रेग्नेंट थी और ये भी एक रीज़न था कि इस बच्चे की वजह से चांगसू कभी सुसाइड नहीं कर सकता था। इसके बाद हायरन सोही को उसके घर छोड़ने जाती है, लेकिन वो ये चाहती थी कि सोही अगर उसके साथ उसके घर पे रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन सोही मना कर देती है। फिर घर आकर वो अपने होने वाले बच्चे के कपड़े देखती है, उसका एक्सरे देखती है तो इमोशनल हो जाती है। फिर रात में उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाने लगती है कि तभी उसे चांगसू के अटॉर्नी पार्क का कॉल आता है, जो उसे कल मिलने बुलाता है। अगले दिन वो हायरन के साथ उनसे मिलने चाहती है, तो वो बताता है कि चांगसू ने तुम्हारे नाम पर एक घर छोड़ा है। यह वही स्प्रिंग गार्डन था जिसे शुरू में दिखाया गया था, लेकिन सोही को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि चांगसू ने उसे इसके बारे में कभी बताया ही नहीं। अटॉर्नी बताता है कि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, घर कंप्लीट होने के बाद बताने वाला था, पर उससे पहले वही चला गया। इसके साथ साथ उन्हें वहाँ कुछ अजीब चीज़ भी दिखाई दी थी, और वो थी उस घर की फ़ोटो जिसपे घर के दरवाजे पर चांगसू नजर आ रहा था। लेकिन इसमें अजीब बात ये थी कि ये फ़ोटो उनके एम्प्लॉय ने 2 दिन पहले ही ली थी, यानी कि चांगसू की मौत के बाद। तो ये अजीब ही था कि वो वहाँ कैसे हो सकता है। वहाँ स्प्रिंग गार्डन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि घर में झांकता है, फिर किसी से बात करने की कोशिश करने लगता है, और फिर जाते हुए रास्ते में वो सोही और उसकी बहन को इसी स्प्रिंग गार्डन की तरफ जाता हुआ देखता है। तब सोही भी उसे नोटिस करती है, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वहाँ आकर सोही को एहसास होता है कि ये बिल्कुल उसके ड्रीम हाउस जैसा था, जिसके बारे में उसने चांगसू को बताया था कि घर शहर के शोर शराबे से दूर सुनसान जगह पर होना चाहिए। एक सुंदर गार्डन होना चाहिए जिसका नाम उसने स्प्रिंग गार्डन तक सोच रखा था, और एक झूला भी होना चाहिए जिसपे वो और उसका होने वाला बच्चा झूले। मतलब कि चांगसू ने उसकी पसंद के हिसाब से इसे तैयार किया था। इससे तो उसे और यकीन होने लगता है कि इसकी मौत के पीछे कोई और ही वजह है, क्योंकि उसने ये घर उन तीनों के लिए बनाया था, तो वो फिर ऐसे कैसे जा सकता है। वहाँ वो मिरर में देखती है तो उसे कोई शैडो ऊपर जाते हुए दिखती है, तो उसका पीछा करती है और उसी बच्चे वाले रूम में पहुंचती है, जो कि शायद चांगसू ने उनके होने वाले बच्चे के लिए बनाया था। तब उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। बाहर देखती है तो हायरन बच्चों की तरह मजे से झूले में झूल रही थी, तो वो भी नीचे जाने लगती है। तो हमें दिखाया जाता है कि पालने के नीचे से खून टपक रहा था।
अब घर देखने के बाद सूही और हायरन निकलने लगते हैं कि थोड़ा दूर जाते ही सूही को घर की ऊपरी मंजिल पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि चांगसू जैसा दिख रहा था। तो फटाफट से गाड़ी रुकवा कर वापस से घर में ऊपर चेक करने जाती है। वो आदमी अभी भी वहीं पर था, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सूही उससे पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन अचानक से एक साया उसे धक्का देता है। वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन सूही साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाती है और उसे अपने साथ जो चीज़ें हुई उनके बारे में बताती है। सूही की हाल ही में सर्जरी हुई थी और उसके हस्बैंड की भी मौत हुई थी। तो डॉक्टर का कहना था कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ है। स्ट्रेस में ऐसी चीज़ें होती रहती है, हेलुसिनेशन होते रहते हैं। तो सूही इस बारे में हायरन को बताती है। उसे भी डॉक्टर की बात ठीक लगती है, लेकिन सूही को ये लग रहा था कि उसने वहाँ जिसे देखा वो उसका हस्बैंड चांगसू ही था और उसे इस बात पर पूरा यकीन भी था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे चेन से बांधा हुआ था और ये जगह भी बहुत अजीब सी थी। तब कोई उसे खाना देता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की खाना खाती है उसे उल्टी होने लगती है। अब अगले दिन सूही अपना सारा सामान स्प्रिंग गार्डन में शिफ्ट कर रही थी। वो यही रहने वाली थी, लेकिन हायरन उससे अपने साथ चलने को बोलती है कि उसका हस्बैंड, उसके बच्चे उसे बहुत अच्छा मानते हैं और जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में उसे उन्हीं के साथ रहना चाहिए। लेकिन सूही कहती है कि चांगसू ने ये घर मेरे लिए बनाया था, तो कम से कम उसके लिए मेरा यहीं रहना सही होगा। अब एक रात सूही ने हायरन और उसकी फैमिली को डिनर पर बुलाया था, तो उसी की वो तैयारी कर रही थी। अंडे फोड़ते टाइम एक अंडे में से मरा हुआ चूजा निकलता है, उसमें खून ही खून था, तो उसे उल्टी आने लगती है। बाद में हायरन अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन सूही ने जो खाना बनाया था वो खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो ऑर्डर कर देते हैं। खाना खाने के बाद हायरन और सूही काम में लग जाते हैं। तब हायरन के दोनों बच्चे डोंगहोन और जीवन बाहर जाकर खेलने लगते हैं। जीवोन डोंगहोन को झूला झुला रही थी कि तब झाड़ियों में से किसी को देखती है, तो उसके पास जाती है। वो चीज़ उससे बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उसे खींचने को बोल रही है। जैसे ही जीवन उसे हाथ देती है तो वो उसे अंदर खींच लेती है। इससे जीवन बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर हायरन, उसका हस्बैंड और सूही तीनों जल्दी से बाहर आते हैं, तो उन्हें जीवन रोते हुए दिखती है। वो सबको बताती है कि अंकल ने मुझे खींचा और कहा कि वो आज़ाद होना चाहते हैं, मतलब कि चांगसू ने उसे खींचा जो कि मर गया है। सब चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब घर जाते हुए हायरन जीवन के हाथ पर उंगलियों के निशान देखती है। डोंगहोन से बताता है कि जीवन झूठ बोल रही है, वहाँ अंकल नहीं थे, वहाँ तो एक बड़ी लड़की थी। हायरन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। अगले दिन सूही के हाथ में से वैसा ही निशान दिखाई देता है और उधर हायरन बच्चों को लेकर स्कूल बस का वेट कर रही थी, तो देखती है कि जीवन के हाथ पर से वो निशान अब गायब हो गया था। फिर कल के बारे में पूछती है कि तुमने सच में अंकल को देखा था या फिर उस बड़ी लड़की को जिसके बारे में डोंगो ने कहा था। लेकिन वो दोनों ही अपनी बातों से मुकर जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। वो भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर इन्हें क्या हुआ। इतने में उनकी बस भी आ जाती है। वो तो चले जाते हैं, लेकिन हायरन को तो टेंशन होने लगी थी। फिर सूही को दिखाई जाता है वो रात में लैपटॉप पे काम कर रही थी कि अचानक से लैपटॉप बंद हो जाता है और खुद ब खुद एक वीडियो चलने लगती है जो कि पेट में पल रहे बच्चे का था। एकदम से उस वीडियो से खून की छींटें सूही के चेहरे पर गिरती हैं, लेकिन ये बस उसका एक सपना था। वो उठती है तो छत से खून टपकता हुआ देखती है। इसके ठीक ऊपर वही बच्चे के पालने वाला रूम था। उसके नीचे चेक करती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तब उसे किसी के आने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि शायद उसकी बहन आई है। बाहर जाती है तो कोई दूसरे रूम में जाता हुआ दिखता है। फिर उस रूम में जाती है तो सामने चांगसू बैठा हुआ था। सूही से बात करने की कोशिश करती है कि तभी एक चींटी उसके हाथों पर चढ़ते हुए सीधे उसकी आंखों में घुस जाती है। इससे वो चांगसू के कंट्रोल में आ जाती है। वो अपनी उंगलियां मोड़ने लगता है। जैसे जैसे वो उंगलियां मोड़ रहा था वैसे वैसे सूही की बॉडी मुड़ने लगती है और एक एक करके उसकी सारी उंगलियों के साथ साथ सूही की पूरी बॉडी ही मुड़ जाती है। तब बहुत सारी चींटियां उसकी बॉडी पर रेंगने लगती है, लेकिन ये भी बस एक उसका बुरा सपना था। डर के मारे वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। वो फटाफट जाती है और पालने के नीचे चेक करती है। उसके नीचे तो कुछ नहीं था, लेकिन वहीं साइड में अलमारी के नीचे उसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलता है जो कि पॉजिटिव था। अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये उसका है या नहीं, वो अपने सामान में देखती है तो उसे वहाँ अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किट रखा हुआ मिलता है, यानी कि ये किसी और का था। तभी सामने दीवार पर टंगी उसकी फोटो पर एक क्रैक भी आ जाता है। वो देखने जाती है तो फ्रेम के पीछे से एक फोटो गिरती है जो कि किसी हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की की थी। घर से जाते हुए उसे वही आदमी मिलता है जो कि उसके घर में ताका-झाकी कर रहा था, पर सूही उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन वो उसे देखकर बहुत चौंक जाता है, जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो। सूही उस लड़की की ड्रेस पहचान गई थी, इसलिए उसके स्कूल जाकर उसके बारे में पता करने के लिए स्कूल के प्रोफेसर से मिलती है। लेकिन वो ऐसे ही किसी को भी किसी भी बच्चे की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है, क्योंकि ये उनके रूल्स के खिलाफ था। तो सूही स्कूल के ही बच्चों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। इस बीच वही आदमी स्प्रिंग गार्डन हाउस पहुंचता है। उसका नाम इनगम था। पहले वो हर जगह घूमता है, फिर एक जगह खोदकर उसमें एक पोटली छुपा देता है। लेकिन ये सब करते हुए हायरन उसे देख लेती है। कहने लगती है कि तुम कौन हो और किसी और के घर में ये क्या कर रहे हो। उसे पुलिस की धमकी देने लगती है, लेकिन वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। जाने से पहले वो हायरन को अपना कार्ड देकर कहता है कि याद रखना, अगर वो स्पिरिट तुम्हारी बॉडी में एंटर करती है तो तुम किसी जिंदा लाश की तरह बन जाओगी, इसलिए बाद में पछताना मत। फिर उस जगह जहाँ उसने पोटली दफनाई थी थूक कर चला जाता है।
दूसरी तरफ सूही उस लड़की के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए डिटेक्टिव नाम से मिलने आई थी। उसे बताती है कि ये फ़ोटो मुझे मेरे घर में मिली, शायद इसका मेरे हस्बैंड की मौत से कोई तो लेना देना है। फ़ोटो देखकर डिटेक्टिव बताता है कि इसका नाम युंजू है। असल में वो भी इसे ढूंढ रहा है। कुछ महीनों पहले ये घर से भाग गई थी और अब तक इसका कुछ पता नहीं चल सका। तभी डिटेक्टिव नाम एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाता है। तब सूही की नज़र डिटेक्टिव की डायरी में रखी एक फ़ोटो पर पड़ती है, जिसमें युंजू के साथ स्कूल के कुछ और बच्चों की फ़ोटो भी थी। और ये वही बच्चे थे जिन्हें शुरुआत में दिखाया गया था, जो कि स्प्रिंग गार्डन हाउस में गए थे। तब ये वहाँ युंजू को ही ढूंढने आए थे, यानी कि ये भी उसकी गायब होने से किसी तरह जुड़े हुए थे। मौका देखकर सूही उनकी फ़ोटो ले लेती है। यहाँ से निकलकर वो उन्हें ढूंढने लग जाती है। तब उन चारों में से मुन्ही और योंगसिक उसे मिल जाते हैं। सूही जैसे ही उनसे युंजू के बारे में पूछना शुरू करती है, वो बहुत डर जाते हैं और फिर बहुत तेज़ी में बाइक पर निकल जाते हैं। लेकिन बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे वो एक कार से टकराकर उछलते हुए पुल से नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। रात में सूही उन चारों में से एक लड़के जिंदे से किसी तरह कांटेक्ट कर लेती है और चांगसू के बारे में पूछती है। उसे पैसों का लालच देती है, पर उसे नहीं पता था कि चांगसू कौन है। लेकिन जब वो युंजू के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैंने लंबे टाइम से उसे नहीं देखा। अब क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए सूही अपनी येलो अम्ब्रेला उसे दे देती है। जब वो घर जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई इसका पीछा कर रहा हो। फिर घर आकर वो उस अम्ब्रेला को बाहर ही फेंक देता है। लेकिन जब अपने अपार्टमेंट में जाकर रूम पर पहुंचता है तो उसे वही अम्ब्रेला दरवाजे पर टंगी हुई मिलती है। वो उसे फेंक कर फटाफट से लॉक खोलने लगता है कि लाइट भी चली जाती है कि तभी उसे वहाँ कुछ डरावना दिखता है। वो नीचे की तरफ भागता है, लेकिन नीचे से एक और इविल शैडो ऊपर आ रही थी, तो वो बिल्डिंग की खिड़की से ही कूद जाता है। लेकिन तभी वो अम्ब्रेला ऊपर से आकर सीधा उसके मुंह में घुसते हुए गले के आर पार हो जाती है और यहाँ पर जिंडे की भी मौत हो जाती है, यानी कि युंजू से जुड़े लोग एक एक करके मारे जा रहे थे। सूही घर पहुंचती है तो हायरन ने उसे उस पोटली के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो ज़मीन खोदकर उस पोटली को बाहर निकालती है। उसमें बहुत अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी, इसके अलावा किसी लड़की के बाल भी थे। ये सब देखकर सूही को बहुत गुस्सा आता है। वो उस कार्ड के नंबर पर इंडियम को कॉल करती है, उस पर चिल्लाती है, लेकिन इंडियम कहता है कि वो स्पिरिट तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम वहीं मर जाओगी। ये सुनकर वो फ़ोन ही फेंक देती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तब हायरन उसे संभालती है। वहीं पुलिस को भी जिंडे की मौत की खबर लग गई थी। तब डिटेक्टिव नाम भी वहाँ आया हुआ था। उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम सूही इससे मिली थी और वो जो दोनों मरे थे उनसे भी सूही ही मिली थी। इससे तो डिटेक्टिव नाम को सूही पर ही शक होने लगता है। तो अब अगले दिन वो उसे फॉलो करने लगता है। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस दिन डिटेक्टिव ने सूही को फोटो लेते हुए देख लिया था। अब इन चारों में से 3 की तो मौत हो गई थी, तो बची थी वो लड़की युन। उसका पता करते हुए वो एक जगह पहुंचती है। दरवाज़ा खुला हुआ था तो सीधा अंदर जाती है। ये वही जगह थी जहाँ पर किसी लड़की को बांधा हुआ था। सूही जब उससे युंजू के बारे में पूछती है तो वो चिल्लाने लगती है और यहाँ हमें असली कहानी का पता चलता है। युंजू स्कूल में बहुत अकेली थी। तब युन और उन बाकी लोगों ने उसे अपने ग्रुप में शामिल किया, उससे दोस्ती की और इस दोस्ती की आड़ में पहले उसे खूब ड्रिंक करवाई और फिर प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। ऐसा करने का असली कारण पैसे कमाना था। उसकी वीडियो बना ली, उसने भागने की कोशिश की तो उसे खूब पीटा और वीडियो लीक करने की धमकी दी। लेकिन एक दिन वो किसी तरह उनके चंगुल से बचकर उस स्प्रिंग गार्डन में पहुंच गई, इसलिए वो उसे ढूंढने वहां गए थे। उसका कहना था कि युंजू अभी भी उस घर के बेसमेंट में है। सूही दरवाज़ा खोलती है तो लड़की को चेन से बंधा हुआ देखकर चौंक जाती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि युन थी, उन चारों की चौथी पार्टनर। सूही को वहाँ इंग्यूम का कार्ड मिलता है और साथ में उसकी और युन की फ़ोटो भी थी। डिटेक्टिव नाम भी उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गया था। तभी उसे पता चलता है कि उस अम्ब्रेला में सूही के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। वहीं अंदर अचानक से सूही पर कोई चीज़ हावी हो जाती है। पहले वो एक कांच की बोतल से युन के सिर पर मारती है और फिर कांच का टुकड़ा उठाकर उसे मारने ही वाली होती है कि इतने में डिटेक्टिव नाम उसे पकड़ लेते हैं। सूही को अरेस्ट कर ले जाता है और यहाँ ये भी पता चलता है कि युन इंग्यूम की ही बेटी थी और उसने ही उसे बांध कर रखा था, शायद उसे बचाने के लिए। दूसरी तरफ हायरन और जीवोन सूही के घर में थे। हायरन जब काम कर रही थी तब जीवोन किसी से बात करते हुए वहाँ से कहीं चली आती है। जब हायरन का ध्यान इस पर जाता है तो जीवोन उसे नज़र नहीं आती, वो उसे ढूंढने लग जाती है। उधर रास्ते में सूही डिटेक्टिव को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया, मैं कैसे समझाऊं कि मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन वो नहीं सुनता क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने सूही को उसे मारते हुए देखा था। वो उसे उन तीनों की फ़ोटो दिखाता है जो कि मारे गए थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसकी मौत के पीछे भी सूही है। तभी सूही को इंडियम की बात याद आती है कि वो तुम्हारे अंदर है तो घर से बाहर मत निकलना। वो समझ आती है कि इसका मतलब जो ये सब कुछ हुआ वो किसी स्पिरिट ने किया है, यानी कि वो अभी इसकी बॉडी में ही है। तभी उसे हायरन का कॉल आता है। वो बताती है कि जीवोन नहीं मिल रही है, तो सूही उसे तुरंत ही घर से बाहर निकलने को बोलती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता और फ़ोन भी कट जाता है। सूही फिर डिटेक्टिव से उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसे इस टाइम बस किसी तरह घर पहुंचना था तो गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी आता है। वहाँ हायरन जब बेसमेंट में जाती है तो जीवन वहाँ सो रही थी। पहले तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, फिर उस दिन के बारे में पूछने लगती है कि क्या उस दिन तुमने सच में चांगसू को देखा था या उस बड़ी लड़की को। अब पहले तो जीवन बताने से मना करती है, लेकिन फिर बताती है कि तब वहाँ पर दोनों ही थे।
उस बड़ी लड़की ने कहा था कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन उसने इस बारे में नहीं बताया क्योंकि उसने मना किया था कि अगर उसने बताया तो वो उसके पेरेंट्स को जान से मार देगी। ये सुनते ही हायरन उस पर चिल्लाने लगती है कि मैंने बताने से मना किया था ना। असल में ये वही स्पिरिट थी जो हायरन बनकर उसके सामने आई थी। बाहर हायरन भी बेसमेंट से जीवॉन की चीखने की आवाज़ सुन लेती है। वहाँ डिटेक्टिव नाम को होश आता है तो पता चलता है कि सूही वहाँ से भाग गई थी, जबकि वो अभी किसी तरह अपने घर पहुँच गई थी। अंदर जाती है तो हायरन बताती है कि जीवॉन बेसमेंट में है और दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है। हवाएं बहुत तेज चल रही थी कि अचानक से किचन का सारा सामान उड़कर उनकी तरफ आने लगता है। उसी टाइम हायरन के सिर पर कुछ गिरता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। अचानक से लाइट भी चली जाती है और बेसमेंट का दरवाज़ा भी खुल जाता है। किसी की गुनगुनाहट सुनाई देती है तो सूही बेसमेंट की ओर भागती है तो उसे वहाँ जीवॉन दिखती है जिसे स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था। सूही उसे पकड़ने के लिए जाती है लेकिन वो स्पिरिट उसे रोक कर घसीटते हुए गिरा देती है, फिर उसका गला घोंटते हुए ऊपर हवा में लटका देती है। तभी छत से खून की एक बूंद टपक कर उसकी आंखों में गिर जाती है। तब सूही को पता चलता है कि सबके पीछे ह्यूंजू की स्पिरिट है। वो आखिरकार समझ पाती है कि ह्यूंजू उन्हें क्यों परेशान कर रही है। ह्यूंजू उन लोगों से इतना तंग आ गई थी कि उसने मरने का सोच लिया था। उसने मरने की कोशिश की लेकिन चांगसू ने उसे बचा लिया और वो उसे अपने घर स्प्रिंग गार्डन ले आया। तब यहाँ का काम चल ही रहा था। चांगसू ने बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा। ह्यूंजू उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन चांगसू एक अच्छा इंसान था, उसने उसे समझा और यहाँ रहने दिया। वो फोटो भी उसने ही ली थी, पर इन सब में वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे और धीरे धीरे बहुत ही क्लोज आ गए। लेकिन ह्यूंजू को सूही पसंद नहीं थी। उसने उसकी फ़ोटो के पीछे अपनी फ़ोटो रख दी और तो और उसने सूही और चांगसू की फ़ोटो ख़राब करने की कोशिश की तो उसने उसे घर से बाहर ही निकाल दिया। लेकिन फिर ह्यूंजू वापस आई और उसने चांगसू को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। वो चाहती थी कि चांगसू और उनका बच्चा तीनों उस घर में अच्छे से रहे, लेकिन चांगसू ने ये घर सूही और उसके बच्चे के लिए बनाया था। उसके लिए वही उसकी असली फैमिली थी और उसने ह्यूंजू पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ रही है, तो ये बच्चा भी पता नहीं किसका होगा। उसी टाइम गुस्से में उसने वो प्रेगनेंसी किट अलमारी के नीचे फेंक दी थी जो कि बाद में सूही को मिली थी। तो अब अपनी प्रेगनेंसी को साबित करने के लिए ह्यूंजू अपना पेट काटने लगती है। चांगसू उसे रोकता है, बस चाकू छीनने के चक्कर में गलती से ह्यूंजू सीढ़ियों से गिर जाती है। तो चांगसू हेल्प के लिए बाहर जाता है लेकिन इतने में उसे होश आ जाता है और वो बाहर जाती है। इधर तो देखती है उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो इसी घर में रहना चाहती थी, अपनी फैमिली बनाना चाहती थी। खुद से कहती है कि अब मैं यही रहूंगी। बाद में चांगसू ने उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी की थी लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब प्रेजेंट में इनगम भी यहाँ पहुँच गया था। वो पूरे गार्डन में खून फैला देता है और खून में रखी किसी चीज़ पर धारदार चाकू से वार करता है। ऐसा करते ही जीवॉन पर से पोजीशन हट जाता है। सूही को भी होश आता है लेकिन ह्यूंजू की स्पिरिट जीवॉन को अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी इनगम वहाँ आकर पहले तो उस पर खून की बौछार लगाता है। इससे वो जीवॉन को छोड़ देती है। फिर वो अपना हाथ काट कर खून को उस चाकू पे लगाता है और फिर अपनी पूरी ताकत से ह्यूंजू की स्पिरिट को मारने लगता है। लेकिन उसी टाइम उसे यून की आवाज़ आती है, अपनी बेटी की, जो उसे पुकार रही थी। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो स्पिरिट इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसे ही मार देती है। मौका देखकर सूही वो चाकू लेती है और जीवॉन को लेकर ऊपर चली जाती है। लेकिन अब ह्यूंजू ने हायरन को पोजेस कर लिया था। वो जीवॉन को उसे देने के लिए बोलती है और साथ ही सूही से वो चाकू भी छीन लेती है। सूही भी समझ गई थी, इसलिए जीवॉन को लेकर गार्डन की तरफ भाग जाती है। हायरन भी वो चाकू लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन उस खून के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाती जो कि इनगिम ने बनाया था। ह्यूंजू अब कुछ नहीं कर सकती थी और उसके पास कुछ बचा भी नहीं था। वो अब थक गई थी, इसलिए सूही से कहती है कि मैं खुश रहना चाहती थी, मुझे कभी प्यार नहीं मिला तो अब मुझे वो प्यार चाहिए, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। सूही ह्यूंजू के दर्द को समझ पा रही थी और फिर वही टाइम रिपीट होता है, लेकिन इस बार चांगसू की जगह वो थी। वो उस टाइम को महसूस कर पा रही थी जब ह्यूंजू से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर इसे सच साबित करने के लिए अपना पेट काटने लगती है, लेकिन अभी वो हायरन की बॉडी में थी तो वो सब कुछ हायरन के साथ हो रहा था, इसलिए सूही उसे रोकती है। वो अब समझ चुकी थी कि ह्यूंजू आखिर किस दर्द से गुजरी, इसलिए उसे गले लगाती है और प्रॉमिस करती है कि मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली बनकर रहूंगी। इससे ह्यूंजू की स्पिरिट शांत हो जाती है और वो हायरन को छोड़ देती है। इतने में डिटेक्टिव नाम पुलिस टीम के साथ वहाँ पहुँचता है। जीवॉन बेहोश पड़ी थी और सूही हायरन के साथ थी। इसके बाद कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। सूही अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तभी उसे गार्डन में एक लड़की आती हुई दिखती है जो कि शायद ह्यूंजू की तरह ही सताई हुई लग रही थी। सूही उसे अंदर बुलाकर कहती है कि हम एक फैमिली है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो अब बात करते हैं कहानी की एंडिंग की कि आखिर सूही प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि जब ह्यूंजू की मौत हुई थी तो प्रेग्नेंट थी। सूही ने उसे जब एक्सेप्ट किया होगा तो शायद वो उसके अंदर ही समा गई होगी, इसलिए उसके बदले अब वो प्रेग्नेंट हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि ह्यूंजू की स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी तो उसकी प्रेगनेंसी के थ्रू अब वो उसकी बेटी बनकर हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। ये बस एक मूवी है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। साथ ही सबकी मौत के पीछे ह्यूंजू ही थी। ह्यूंजू ने शुरू में उन लोगों से बदला लेना चाहा जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। वो एक फैमिली के लिए तरस रही थी और चांगसू ने उसे और उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया था, तो उसने स्पिरिट बनकर उसे भी मार डाला और फिर उसे हमेशा के लिए अपने साथ यहीं कैद कर लिया। इसलिए तो जब गार्डन में वो जीवॉन से मिला था तो उसने कहा था कि वो आज़ाद होना चाहता है।
अकेले और तड़प कर मरते हुए झुंझू को आखिरकार तब शांति मिली जब सूही ने उसकी फैमिली बनने का वादा किया। तो अब सूही उन सताई हुई लड़कियों की हेल्प करके उनका बदला लेकर उन्हें अपनी फैमिली बनाकर रखना चाहती है, उन्हें फैमिली का प्यार देना चाहती है। फिर लास्ट में पोस्ट क्रेडिट में हमें ये दिखाया जाता है कि जो स्प्रिंग गार्डन है वो एक रियल लोकेशन पर है, जो कि एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन रहस्यमय मौतों की वजह से ये बंद हो गया। तब से इसे साउथ कोरिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, और अगर इस मूवी की एंडिंग को लेकर कोई और थॉट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।